एनडीए का ये निर्णय होता तो जो एनडीए का निर्णय होगा वही ना मान्य होगा। बिहार में नतीजों के 48 घंटे के बाद नीतीश ने खामोशी तोड़ी। मुस्कुराए लेकिन माथे पर शिकन के साथ, बोले लेकिन अल्फाजों में ठहराव से ज्यादा ठिठक थी। सीएम पद पर कहा एनडीए करेगा फैसला। नीतीश ने 15 साल यूं ही राज नहीं किया है। नीतीश यूं ही 6 बार बिहार के सीएम नहीं रहे। कहीं ऐसा तो नहीं कि नीतीश पर्दे के पीछे कोई बहुत बड़ा गेम करने वाले हैं। नमस्ते, मैं राशिद। बिहार में जेडीयू 43 सीटों तक सिमट करके रह गई। नीतीश का सबसे ज्यादा नुकसान किया खुद को मोदी का हनुमान बताने वाले चिराग ने। नीतीश जानते हैं कि बिहार में उनकी लकीर छोटी करने के लिए गेम हुआ, तो ऐसे में सुशासन बाबू को है सही वक्त का इंतजार। वक्त जब वो चल सके ढाई चाल, वक्त जब नीतीश शतरंज की बिसात पर मांझी को मिलाकर करें गेम और वीआईपी के मुकेश सहनी को बनाए गेम चेंजर। शायद सुनने में आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन आपको अगले 1 घंटे में कुछ ऐसे सीक्रेट फॉर्मूला बताएंगे कि आपके भी जहन में उठेगा सवाल कि नीतीश कुमार की खामोशी कुछ बड़ा इशारा कर रही है क्या? सवाल कि सीएम पद पर कुछ न बोलकर भी बहुत कुछ बोल गया नीतीश की जबान पर एनडीए, लेकिन दिल में क्या है? क्या बिहार में बहुत बड़ा उलटफेर होने वाला है? डिबेट की करें शुरुआत। उससे पहले इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज और बड़ी खबर यह है कि बिहार में सरकार गठन पर एनडीए की बैठक है आज। घटक दल के सभी नेता बैठक में शामिल होंगे। नीतीश के आवास 1 अणे मार्ग पर बैठक होगी। शपथ ग्रहण की तारीख पर हो सकता है फैसला। संभावित मंत्रिमंडल पर भी चर्चा होगी। अभी की बड़ी खबर है, लेकिन इन सभी खबरों के बीच बैक टू बैक ये दिखाएं कि किस तरह से नीतीश कुमार सबसे पहले 20 साल पहले बिहार के मुख्यमंत्री बने। अब 16 नवंबर को नीतीश 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। 3 मार्च 2000 पहली बार, 24 नवंबर 2005 दूसरी बार, 26 नवंबर 2010 तीसरी बार और उसके बाद 16 नवंबर 2020 को 7वीं बार बनेंगे। और जब 22 फरवरी 2015 को 4थी बार बने मुख्यमंत्री, 20 नवंबर 2015 को 5वीं बार मुख्यमंत्री बने, 27 जुलाई 2017 को 6ठी बार नीतीश बने मुख्यमंत्री। लेकिन हाँ, मैंने क्यों कहा नीतीश कुमार के 3 बयान सुनने बहुत जरूरी हैं। जब उन्होंने ये तो कहा कि काम किया है, काम करेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री पद को लेकर के खामोशी साध गए। कहा एनडीए करेगा फैसला, बिहार में बदलाव हुआ है। लेकिन अगर नीतीश जैसा नेता, नीतीश जैसा सीजन पॉलिटिशियन ये कह रहा है कि सीएम पद का फैसला एनडीए करेगा, तो अपने आप में खामोशी की भी कई ज़बां होती है। सुने। हम अब तक सेवा किए और इतनी सेवा किए हैं, इस सेवा करने के बाद अगर कोई गलतफहमी समाज में पैदा होती है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? आप जरा बता दीजिए कि समाज के किसी भी तबके की हम लोगों ने कोई उपेक्षा की है? कौन इलाका है जिस पर काम नहीं किया? और जितना दिन से भी बिहार के लोगों ने हम लोगों को काम करने का मौका दिया, तो उस बीच में जो कुछ भी करते रहे हैं, आप सब लोग जानते हैं कि हमारा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है। हम लोगों ने काम किया है पूरे बिहार के लिए, और मान लीजिए कि हर गांव को फायदा, समाज के हर तबके को फायदा। इस तो मीटिंग होगी, उसके बाद हो ही जाएगा ना। हम लोगों को क्या करना? एक बात हम बहुत साफ आपको करते हैं कि भाई, कोई मेरी तरफ से आपने देखा है कि कभी हम दावा करते हैं, हम कभी करते हैं, हमने तो काम किया। और एनडीए का ये निर्णय होता तो जो एनडीए का निर्णय होगा वही ना मान्य होगा, उसमें क्या करते हैं? लेकिन कोई आप हमसे पूछिएगा कि आपका तो मेरा कोई क्लेम नहीं। या मान लीजिए कि पूरे बिहार में अब क्राइम पर कितना कंट्रोल हुआ है, आप देख लीजिए ना भाई। जो भी पब्लिश होता है हर साल, जो लेटेस्ट पब्लिश हुआ, उसमें आपका क्राइम में बिहार में 23वां स्थान पर पहुंच गया। क्रिमिनल की एक खबर आती है। अब मान लीजिए डेवलपमेंट की बात है, तो भाई डेवलपमेंट का तो छप ना रहा है। 2009 में जो पहली बार आया कि हम लोग हाईएस्ट पर हैं, रेट ऑफ डेवलपमेंट जो हम लोगों का है, अब आप भी देख लीजिए। पीछे लिखे हुए शब्द आप पढ़ पा रहे हैं ना? नीतीश चलेंगे ढाई चाल। और सियासत में कहते हैं कि जब भी घोड़े वाली ढाई चाल चली जाती है तो फिर इसमें कई मोहरे होते हैं। क्या नीतीश कुमार
कि जहन में बहुत कुछ चल रहा है। अगर चल रहा है तो उनके जहन में मोहरे कौन कौन से हैं, लेकर के आपको चलते हैं इन्फोग्राफिक स्टूडियो। वहीं पर आप समझ सकेंगे कि बिहार की सियासत का शतरंज किस तरीके से बिछा हुआ है और शतरंज में कितने मोहरे हैं ये भी आप समझें। एक एक करके आप देखें। घोड़े वाली ढाई चाल चलने की फिराक में है नीतीश, कैसे आगे आपको बताएंगे। जीतन राम मांझी क्या सियासत की शतरंज पर बिसात पर ऊंट साबित होंगे। मुकेश सहनी क्या शतरंज का हाथी साबित होंगे। और हाँ, कहा यह जा रहा है कि तेजस्वी यादव भी वजीर बनने की फिराक में हैं। चिराग पासवान किस तरह की आगे आने वाले दिनों में भूमिका निभाएंगे। असदुद्दीन ओवैसी जिनकी पार्टी को अच्छी खासी सफलता मिली है, वो क्या करेंगे। और आगे आने वाले दिनों में बीजेपी की तरफ से राजा कौन बनेगा, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। अब हम ये क्यों कह रहे हैं, इन्हीं तस्वीरों के जरिए आप समझें। ये बिहार की शतरंजी बिसात है। नीतीश कुमार के बारे में एक बात कही जाती है कि नीतीश कुमार अपनी लकीर बड़ी करने में यकीन रखते हैं। लकीर कैसे बढ़ाने में यकीन रखते हैं ये भी समझिए। एक जमाने में जॉर्ज फर्नांडिस के सामने लकीर बड़ी की, जेडीयू के बहुत बड़े कद्दावर नेता शरद यादव के सामने लकीर बड़ी की, और नीतीश को जब भी ये लगा कि एनडीए का साथ छोड़ना है तो छोड़ ही दिया करते हैं। और नीतीश अगर 48 घंटे तक खामोश थे, क्या यह माना जाए कि ढाई चाल चलने की फिराक में है। नीतीश अगर 48 घंटे तक खामोश थे, कहीं ऐसा तो नहीं कि नीतीश के जहन में कोई फॉर्मूला चल रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं इस फॉर्मूले में कहीं आगे चल करके असदुद्दीन ओवैसी भी फिट तो नहीं है, कहीं तेजस्वी भी फिट तो नहीं है। हालांकि अभी आपको शायद ये लगेगा कि स्पेकुलेशन में शायद बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन हाँ, 48 घंटे के बाद नीतीश का आना, यह कहना कि मुख्यमंत्री तो एनडीए ही तय करेगा, और यह है शतरंज की बिसात। और कहते हैं कि बिहार की शतरंजी बिसात पर जब मोहरे चले जाते हैं तो नीतीश को बहुत अच्छे से पता होता है कि ढाई चाल चल करके शय और मात किस तरीके से दी जाती है। लेकिन कौन होगा राजा, कौन बनेगा वजीर, कौन होगा हाथी, कौन होगा ऊंट, ये सब कुछ आपको हम दिखा रहे हैं। ये अहम चेहरे हैं बिहार की सियासी बिसात के। एक बार गेस्ट पैनल को ओपन करते हैं और एक एक करके मेरे साथ में गेस्ट जुड़ते चले जा रहे हैं। और ठीक है, मेरे साथ में आनंद कुमार झा हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता। मेरे साथ में प्रेम कुमार जी हैं, कांग्रेस के सपोर्टर हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। पटना से लाइव जुड़े हुए हैं ऐश्वर्या जैन मेरे साथ में। थोड़ी देर के बाद में मेरे सीनियर कलीग राकेश कुमार सिंह भी मेरे साथ जुड़ेंगे। आनंद कुमार झा जी, 48 घंटे के बाद नीतीश कुमार का आना, 48 घंटे के बाद नीतीश कुमार का चुप्पी तोड़ना, चुप्पी में कहीं पर भी सीएम पद का ना होना, चुप्पी में कहीं पर भी एनडीए को लेकर के एकजुट होने की बात ना करना, चुप्पी में कहीं पर भी एनडीए को लेकर के भविष्य की बहुत ज्यादा बड़ी बातें करना, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के बारे में बातें नहीं करना। क्या ये कहा जाए कि नीतीश कुमार ढाई चाल चलने को बेताब हैं? अगर नीतीश बिहार की सियासी शतरंज में ढाई चाल चलेंगे तो बीजेपी क्या करेगी? आनंद कुमार झा जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? आनंद झा जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैं बार बार एक ही चीज कहता हूं, जो भी ऑडियो इंजीनियर हैं, प्लीज जब तक ऑडियो अप नहीं होता है, ऑडियो थ्रू नहीं होता, तब तक गेस्ट को मेरे साथ में पैच ना करें। प्रेम कुमार जी के पास में चलते हैं। आनंद झा जी, बोलें बोलें बोलें, अपनी बात पूरी करें। मेरा मंतव्य जान क्या और मेरे पार्टी। हाँ राशिद, धन्यवाद। हाँ सुन रहे हैं। हेलो, बोलिए बोलिए, बोला जाए। हेलो, आनंद झा जी, आप बोल सकते हैं। ऑडियो इंजीनियर जो भी है ठीक करे, अगर ऑडियो में डिले है तो उसे ठीक किया जाए। प्रेम कुमार जी के पास में चलते हैं। प्रेम कुमार जी, हाँ, आप कांग्रेस। राशिद जी, आनंद झा जी आप बोलें, आपको सुन पा रहे हैं। आप हाँ नहीं मत करें, आप बोलें, अपनी बात बोलें। नीतीश जी चलने की फिराक में है। मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ हाँ। कि नीतीश जी के इस, हाँ नीतीश, हाँ राशिद जी, माननीय नीतीश जी का ये वक्तव्य कि एनडीए के नेता बैठ के तय करेंगे, उनकी संवेदना को दर्शाता है। ना कि जैसे तेजस्वी जी कहते हैं कि हमारे लिए कुर्सी और हम सीएम पद छोड़ो, जैसे राहुल गांधी कहते हैं कि मोदी जी, माननीय मोदी जी कुर्सी छोड़े हम बैठेंगे। तो इस तरह के भाव नीतीश जी में कभी नहीं रहा। वो हमेशा माननीय नीतीश जी जनसेवा के लिए आए हैं। और दूसरी बात कि एनडीए में कभी भी स्वार्थ की राजनीति नहीं होती है, समाज की राजनीति होती है और कार्य की राजनीति होती है। जो भी कार्य समाज के लिए किए गए हैं माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए के द्वारा,
वो बहुत सराहनीय है। और उसी सराहनीय कार्य के कारण एनडीए को, भारतीय जनता पार्टी, जदयू और वीआईपी हमको बिहार की जनता ने चुना है। ऐसी स्थिति में उनका ये संवेदनशील बयान उनकी जो छवि है उसको और बढ़ाता है कि एनडीए के फ्लोर पर में एनडीए के नेता तय करेंगे और सिर्फ मैं अकेला तय नहीं करूंगा। वो धन्यवाद है इस तरह के विचार को और साधुवाद है। मैं नमन करता हूं माननीय नीतीश जी के इस विचार को। कैसी संवेदना उन्होंने बिहार की जनता के लिए, और राजनीति में शुचिता का भी एक पाठ उन्होंने पढ़ाया है। और इस शुचिता से राहुल को और तेजस्वी को पाठ पढ़ना चाहिए। कोई घोड़े की चाल नहीं है, कोई हाथी की चाल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी समर्थित जो भी एनडीए के घटक दल हैं वो सिर्फ कार्य की राजनीति करते हैं, समाज की राजनीति करते हैं। ठीक है, आपका ये कहना है कि एनडीए के जो घटक दल हैं ये समाज की राजनीति करते हैं। लेकिन प्रेम कुमार जी के पास में चलते हैं। प्रेम कुमार जी, नीतीश कुमार की खामोशी क्या कहती है? अगर 48 घंटे के बाद नीतीश कुमार ने अपनी खामोशी तोड़ी है, क्या ये माना जाए नीतीश के जहन में किसी तरह की नई व्यूह रचना चल रही है? और अगर चल रही है तो फिर कांग्रेस की रणनीति अगली क्या होगी बिहार में? राशिद जी, नीतीश कुमार जी की खामोशी नहीं है। वास्तव में उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है। जब विजय रैली में नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि नीतीश कुमार जी ही मुख्यमंत्री होंगे, घोषणा कर दी उन्होंने। इसके बावजूद नीतीश कुमार कहते हैं कि ये फैसला एनडीए में होगा। अब इसके मायने समझिए। इसके मायने साफ हैं कि बिहार का मुख्यमंत्री किसी विजय रैली में तय नहीं होगा। किसी के एहसान से कोई बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। और इसका मतलब ये भी है कि जो एनडीए के भीतर आज अगर बीजेपी बड़ी पार्टी बन गई है तो इसका मतलब है कि नीतीश कुमार ने कि पूरा सहयोग किया, मदद की, इस वजह से बीजेपी मजबूत हुई। लेकिन वो मदद बीजेपी से जेडीयू को नहीं मिली, इसलिए ये स्थिति है। लेकिन मैं यहीं पर नहीं रुकता हूं, ये विश्लेषण पहले पीछे भी जाता है। आप याद करेंगे लालू प्रसाद जी के साथ जब गठबंधन हुआ था तब उस समय भी यही स्थिति थी कि नीतीश कुमार जी के पास संख्या कम थी। तब भी नीतीश जी ने यही संकेत दिया था कि न लालू ने हम पर एहसान किया था, न आज नरेंद्र मोदी आज हम पर एहसान कर रहे हैं। बनेगी सरकार तो इसलिए बनेगी क्योंकि हमने बहुमत पाया है साझा, और कोई हम पर एहसान नहीं करेगा। ये है उनके राजनीति का मतलब। आपके पास लौट करके आते हैं, ऐश्वर्या के पास में चलते हैं। पटना से लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं ऐश्वर्या जैन, मेरे सहयोगी। ऐश्वर्या, मुझे ये बताएं, एनडीए की बैठक कितने बजे शुरू होगी? और नीतीश कुमार ने सब कुछ अगर एनडीए की बैठक पर छोड़ दिया है तो इसके मायने क्या हैं? देखिए, कल जब जेडीयू विधायक दल की बैठक जेडीयू कार्यालय के अंदर हुई पटना में, उसके बाद हम नीतीश कुमार जी से करीब 1.5 घंटे तक वो मीडिया से रूबरू हुए। हमने उनसे कई तरीके के सवाल पूछे और जब साफ तौर पर एक सवाल पूछा गया कि क्या वो अगले मुख्यमंत्री होंगे और कब मुख्यमंत्री की वो शपथ लेने वाले हैं, उन्होंने साफ तौर पर इस सवाल का जवाब ये कहते हुए कहा कि एनडीए की बैठक होने वाली है कल, सभी दल बैठेंगे और सभी दल ये तय करेंगे कि आखिर बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। क्योंकि जेडीयू सिर्फ 42 सीटों पर आकर सिमट गई, बीजेपी एक बड़े भाई की तरह बिहार के अंदर उभरी है, तो उन्होंने इस पर साफ कहा कि ये एनडीए ही डिसाइड करेगा, हम नहीं करने वाले। आज दोपहर 1 बजे से एनडीए की बैठक शुरू हो जाएगी। मैं नीतीश कुमार के घर के ठीक सामने खड़ा हुआ हूं और यहीं से वीआईपी, हम, बीजेपी और जेडीयू के तमाम नेता अंदर जाएंगे और आज फैसला करेंगे कि आखिर कब शपथ ग्रहण होने वाला है, कब क्या पोर्टफोलियो का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। ठीक है, हालांकि राकेश के पास भी चलते हैं। राकेश, नीतीश कुमार के बारे में एक बात कही जाती है, यूं ही 6 बार मुख्यमंत्री नहीं रहे, यूं ही 15 साल तक मुख्यमंत्री नहीं रहे। नीतीश कुमार को यह बहुत अच्छे से पता है कि अगर इस बार मुख्यमंत्री बनेंगे तो पूरी तरह से कंट्रोल रहेगा भारतीय जनता पार्टी का। नीतीश बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि अपनी पॉलिसी के एग्जीक्यूशन के लिए हर चीज, हर बार उन्हें भारतीय जनता पार्टी पर ही डिपेंड रहना होगा। नीतीश के जहन में चल क्या रहा है? क्योंकि नीतीश को बहुत अच्छे से पता है बीजेपी की वजह से चिराग पासवान ने उनका नुकसान किया है। 36 सीटों पर सीधे तौर पर जेडीयू को डेंट किया है चिराग पासवान ने। और नीतीश ये अच्छे से जानते हैं कि अभी केंद्र में एनडीए के खाते में रामविलास पासवान के निधन के बाद एलजेपी की तरफ से 1 सीट बची हुई है। तो क्या अगर चिराग पासवान को लिया जाता है तो नीतीश कोई खच्चर फंसाएंगे? देखिए राशिद, आप जानते हैं कि नीतीश कुमार के जो
मुंह में कुछ बात रहती है, पेट में कुछ और बात रहती है। नीतीश कुमार ऐसे राजनीतिज्ञ हैं बिहार के जो कि उनको अगर कहना होता है तो वो स्पष्ट नहीं कहते हैं। और नीतीश कुमार के अगर कल उन्होंने जिस तरह से मीडिया के सामने जो बातें रखी उसमें सभी उनके जो अंदर जो बातें थी उस सामने आपको दिखेगी। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि एनडीए तय करेगा कि नेता कौन होगा। अच्छा, कल आप की बात करूं, कल जो है बीजेपी के जो बिहार बीजेपी के जो टॉप लीडर थे, करीब 1 घंटा नीतीश कुमार के साथ बैठक होती है। जो नीतीश कुमार की जो मीटिंग होने वाली थी जेडीयू ऑफिस में, उससे पहले तो नीतीश कुमार जो है पूरी रणनीति पर अपने सहयोगियों के साथ पहले विचार किया था और उनको पता है कि आने वाले समय उनके लिए पहले जो 15 साल उन्होंने जिस तरह से सत्ता का संचालन किया है, इस बार उनके लिए मुश्किलात होगा। और सबसे बड़ी पेंच, एक बड़ी पेंच, क्योंकि 2005 से 2020 तक राशिद, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो विधानसभा अध्यक्ष होता है वो जेडीयू का अब तक होता रहा है। इस बार बीजेपी चाहती है, तो एक बड़ा पेच यहाँ पर भी है। लेकिन आज जो बैठक है एनडीए की अनौपचारिक बैठक है, जो बीजेपी, हम पार्टी और वीआईपी पार्टी के जो बड़े लीडर हैं उनकी बैठक होगी नीतीश कुमार के घर पे, और वहां पर रणनीति तय होगी कि आखिरकार शपथ ग्रहण। लेकिन एक बार फिर से मैं चाहूंगा कि इन्फोग्राफिक स्टूडियो सभी को लेकर के चलें, और इन्फोग्राफिक स्टूडियो ही हमें यह बताएगा कि असल में क्या क्या संभावित है, सरकार बनाने के कितने फॉर्मूले हैं, और तेजस्वी क्यों बार बार ये कह रहे हैं कि महागठबंधन आने वाले दिनों में सरकार बनाएगा। अगर तेजस्वी के जहन में ये बात चल रही है तो क्या तेजस्वी के पास में कोई संभावित फॉर्मूला है या नहीं। इन्फोग्राफिक स्टूडियो आपको लेकर के चलते हैं, और राकेश कुमार सिंह मेरे साथ में। राकेश जी, आप भी उठ जाएं, क्योंकि इन्फोग्राफिक स्टूडियो में बहुत कुछ हम बताएंगे। और राकेश, अगर आप ये देखें, पहला फॉर्मूला है, राकेश इधर आ जाइए आप, ये पहला फॉर्मूला है। इस पहले फॉर्मूले के तहत हम ये बता रहे हैं कि महागठबंधन की 110 सीटें हैं और अन्य के 8 ले लेते हैं, और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा 4 ले लेते हैं, तो फिर बहुमत बन जाता है 122 का। और ऐसी सिचुएशन में, अभी यहीं पर रखिएगा, ऐसी सिचुएशन में तेजस्वी यादव आगे आने वाले दिनों में सरकार बना सकते हैं, संभावित है। देखिए, संभावना कुछ भी है, क्योंकि जिस तरह से लगातार तेजस्वी ऑफ द रिकॉर्ड जो बात कर रहे थे, उनके एमएलए जो लगातार बात कर रहे थे, उनका ये कहना था कि हम उनका सहयोगी है, और हम के पर ये लगातार डोरा डाला जा रहा है आरजेडी की ओर से, महागठबंधन की ओर से, और महागठबंधन के एक बड़े नेता को इसका कार्य सौंपा गया है, और लगातार वो जीतन राम मांझी के साथ संपर्क में। क्विक फॉर्मूला नंबर 2 तुरंत ही उतारा जाए। तेजस्वी के सीएम बनने का जो अगला फॉर्मूला है, उसमें महागठबंधन की 110 सीटें हैं, अन्य की 8 हैं। सन ऑफ मल्ला यानी वीआईपी के 4 अगर लेकर के आते हैं तो 122 बन जाता है बहुमत का जादुई आंकड़ा। लेकिन सवाल बहुत बड़ा है, ऐन वक्त पर मुकेश सहनी महागठबंधन छोड़ करके गए थे। उनका यह कहना था कि मल्लाहों को भाई ठीक तरीके का प्रतिनिधित्व नहीं दिया जा रहा है। उनका यह कहना था कि महादलित और ईबीसी और ओबीसी, या ईबीसी और महादलित, इन दोनों को ठीक तरीके का रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया जा रहा है। तो ऐसे में अगर कोई संभावना बनती है तो क्या मुकेश सहनी वापस से पलटी खाएंगे? देखिए राशिद, इस काम के लिए श्याम रजक को जिम्मेवारी दी गई है कि वीआईपी पार्टी से बातचीत किया जाए, और उसके साथ साथ जगदानंद सिंह की जिम्मेवारी दी गई है। लेकिन वीआईपी पार्टी के नेताओं से जो बातचीत हुई और उनके जो अध्यक्ष हैं सहनी से, मुकेश सहनी से बात हुई, तो उनका नजरिया कुछ और था। लेकिन राजनीति में कुछ भी संभव है, और इस बार चाहे हम पार्टी की बात हो या वीआईपी पार्टी की बात हो, इस बार वे चाहते हैं कि कैमरे पर नहीं बोल रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि डिप्टी सीएम। तो ऐसी स्थिति में अगर इसकी ओर से ऑफर और आरजेडी की ओर से, जी अब एक और फॉर्मूला नंबर 3 है जिस पर तेजस्वी की नजर है। महागठबंधन की 110 सीटें यानी आरजेडी कांग्रेस की मिलाकर के 110 सीटें, आरजेडी कांग्रेस और लेफ्ट पार्टीज, इनके साथ में अगर आने वाले दिनों में जीतन राम मांझी आ जाए, इनके साथ में आगे आने वाले दिनों में अगर मुकेश सहनी भी आ जाए, यानी आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट पार्टी, मुकेश सहनी, जीतन राम मांझी और अन्य बाकी 4 और आ जाएं, तो 122 बहुमत का जादुई आंकड़ा बनना है। लेकिन अब यहां पर सवाल यह पैदा होता है कि क्या ईबीसी, एमबीसी, दलित या महादलित, इन सभी को साथ में लेकर के चलना इतना आसान होगा तेजस्वी के लिए? और चौथा फॉर्मूला तुरंत ही स्क्रीन पर उतारें, फॉर्मूला नंबर 4 स्क्रीन पर उतार करके लाया जाए। महागठबंधन 110 और जेडीयू अगर साथ में आ जाए तो, यानी ठीक वही वाली सिचुएशन जो 2015 वाली बन रही है। अगर नीतीश कुमार और तेजस्वी साथ में आ जाते हैं तो क्या इस तरह की भी संभावना बनेगी क्या आने वाले दिनों में? राकेश, देखिए, लेकिन सवाल यही है कि अगर दोनों साथ में आते हैं तो मुख्यमंत्री कौन होगा? राशिद, जो आपने
जो पहले दो ग्राफिक्स दिखाया उस पे संभावना है, लेकिन तीसरा और चौथा पॉइंट जो है उसको लेकर ये महागठबंधन के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि महागठबंधन में भी कई ऐसे नेता हैं जो कि मंत्री पद चाहते हैं। यानी महत्वाकांक्षा थोड़ी बहुत नहीं है। आनंद कुमार झा जी, आपके लिए बहुत ही ज्यादा सोचने वाली बात है। हर कोई मुख्यमंत्री पद चाह रहा है, नीतीश की खामोशी है, लेकिन तेजस्वी वहीं पर प्लान कर रहे हैं। तेजस्वी ये कह रहे हैं आप लोग घबराइए मत, महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। क्या बीजेपी के दिल में किसी तरह की एप्रीहेंशन है? क्या बीजेपी के जहन में किसी तरह का कोई रिजर्वेशन है? कोई एप्रीहेंशन हमारे माननीय राष्ट्रीय स्तर के जो भी नेतागण हैं, चाहे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हों, माननीय जेपी नड्डा जी हों, माननीय अमित शाह जी हों, किसी के तरफ से कोई वक्तव्य आपको संकेत में दिखता कि कोई परिवर्तन हो रहा है। शुरू से ही यह तय था कि एनडीए के नेता बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी हैं और वही मुख्यमंत्री बनेंगे। दूसरी बात, मैं एक चीज आपको कह देता हूं कि आभासी विचार से, आभासी सोच से राजनीति नहीं चलती है। ये जो यौवन में फैंटेसी होता है ना, उससे राजनीति नहीं चलती है। किसी भी तरह का वास्तविकता से आपके जो भी फॉर्मूले हैं वो परे है, और एक ही फॉर्मूला है कि एनडीए का विजयश्री हासिल हुआ है। बिहार की जनता ने एनडीए को चुना है और एनडीए के नेतृत्व बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी के ही हाथ में होगा। अन्य कोई भी सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, इस सब पर में कोई विचार विमर्श नहीं है। दूसरी बात, अब एक मिनट रुकिएगा। चिराग पासवान को लेकर नीतीश कुमार क्या बोले, काफी हद तक चीजें आगे चल करके भविष्य की इस पर भी डिपेंड होती हैं। जो वोट काटते हैं उनका फैसला बीजेपी करे, ये नीतीश का कहना है। एलजेपी ने एनडीए से अलग लड़ा था चुनाव के दौरान चिराग ने नीतीश पर बोला था तीखा हमला, लेकिन अब चुनाव के बाद चिराग पासवान को लेकर के नीतीश कुमार ने क्या कहा है, सुने। सिर्फ उसके यहाँ कोई कैंडिडेट नहीं है, लेकिन खोज करके, खास तौर पर जहां मुख्यतः हम लोगों के क्षेत्र थे, वहां पर ऐसे लोगों को खड़ा करके वोट को काटा गया है। तो ये तो दिख रहा है, और ये तो हम लोगों की इसमें कोई भूमिका नहीं है, लेकिन जानबूझ करके हम लोगों के ऊपर प्रहार अगर कोई कहीं से किया गया है तो ये तो वही लोग जानते हैं। और इसके बारे में पूरे तौर पर आकलन करना और क्या करना चाहिए इसका निर्णय लेना, ये तो बिल्कुल बीजेपी का काम है। पीसीआर से मैं बार बार आपसे ये कह रहा हूं कि इम्तियाज अहमद अंसारी को जोड़ें, आरजेडी के शिवम शाह को भी जोड़ें, ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बैठे हुए ये गेस्ट हैं। अगर इन्हें जोड़ा जाएगा बहुत ज्यादा अच्छा, बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा। आनंद कुमार झा जी के पास में चलते हैं। आनंद कुमार झा जी, नीतीश कुमार ये कह रहे हैं चिराग पासवान को लेकर जो फैसला करना है ये बीजेपी को करना है। हाँ, मेरी बात तो सुनिए आप। अब बड़ी बात यह है कि एलजेपी के खाते की एक सीट केंद्रीय कैबिनेट में खाली है। आगे आने वाले दिनों में क्या करेंगे? क्या चिराग पासवान को जगह देंगे? अभी तो मुख्य है बिहार की सरकार का गठन। क्या चिराग पासवान को जगह देंगे? आनंद झा जी, मेरे सवाल को डक मत कीजिए। आनंद झा जी, मेरे सवाल को डक मत कीजिए। आनंद झा जी, मेरे सवाल को डक मत कीजिए। क्या चिराग पासवान को जगह देंगे या फिर नहीं? राशिद जी, नहीं, वो तो बाद का विषय है, लेकिन अभी सबसे प्रमुख जो है बिहार में बिहार की जनता की सेवा के लिए और बिहार के उत्थान के लिए कार्य जो आगे बढ़ाया जाए, जो भी पेंडिंग वर्क हैं उसको कंप्लीट किया जाए, उसके लिए सरकार बनाना, और उसके लिए सबसे फिटेस्ट व्यक्ति जो हैं वो माननीय नीतीश कुमार जी हैं। बिहार के आप जवाब नहीं दे रहे हैं, आप जवाब नहीं दे रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक वही जवाब दे रहे हैं जो सोच करके आए हैं। आप ठीक उन्हीं शब्दों पर चल रहे हैं। आपने बिल्कुल एक खाका खींचा हुआ है, एक फ्रेमवर्क तैयार किया हुआ है कि इन्हीं सवालों के जवाब देने। आपने बताया नहीं आनंद झा जी, आपको ये बताना चाहिए चिराग पासवान को क्या केंद्रीय कैबिनेट में जगह मिलेगी अपने पिता की जगह? ये बताइए सीधे। अभी उस पर में कोई निर्णय ही नहीं होना है, अभी उस पर में कोई विचार ही नहीं होना है। आप अभी बिहार की चिंता कीजिए और बिहार पर में केंद्रित होकर के हम लोग बात करें। बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, माननीय सुशील मोदी जी के नेतृत्व में आगे सरकार हमारी बढ़ेगी। एक मिनट, सारी ब्रेकिंग रोक करके रखें, अभी मैं आगे लूंगा। और प्लीज मुझे कमांड, अभी मुझे पहले बात करने दें। पीसीआर में जो भी बैठा है अभी एकदम खामोश रहे आप लोग। ऐश्वर्या के पास में चलते हैं। ऐश्वर्या, नीतीश कुमार के जहन में कितने फॉर्मूले चल रहे हैं?
और नीतीश कुमार आगे आने वाले दिनों में, देखिए नीतीश को ये बहुत अच्छे से पता है कि अगर 70-75 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आ गई हैं तो आगे आने वाले दिनों में बीजेपी की तरफ से साल भर के बाद, 1.5 साल के बाद, 2 साल के बाद ये कहा जाएगा कि मुख्यमंत्री जो है बीजेपी का होना चाहिए, क्योंकि गठबंधन में सबसे मजबूत पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी, सबसे ज्यादा संख्या बल वाली पार्टी है बीजेपी। तो ऐसी सिचुएशन के लिए नीतीश अपने आप को किस तरीके से तैयार कर रहे हैं, क्योंकि कहा यह जा रहा है नीतीश केंद्र जा सकते हैं, कहा यह भी जा रहा है कि नीतीश को यह कहा जाएगा कि आप 2022 में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बन जाइए और सीएम पद को छोड़ दीजिए। बिल्कुल, कल जब नीतीश कुमार से मुलाकात हुई थी तो ऑफ द रिकॉर्ड भी उन्होंने कई बातें मीडिया से कही। उसमें से एक बात जो बड़ी इंटरेस्टिंग निकल के आई, उसमें नीतीश कुमार ने साफ कहा कि जब बीजेपी जो बिहार विधानसभा में जो कर सकती है वो आगे चल के एनडीए में भी इसकी बातचीत होगी। और उन्होंने साफ तौर पर यह बात इसलिए कही क्योंकि वो एलजेपी से कहीं ना कहीं खफा नजर आए, और वो जिस तरीके से उनकी जो सीट्स रिड्यूस हुई है जिसमें एलजेपी का एक बड़ा योगदान रहा है, उसमें वो काफी नाराज थे। और इसी वजह से उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब एनडीए की मुलाकात होगी इन तमाम बातों पर चर्चा होगी। अगर वो लोग चाहेंगे कि मैं चीफ मिनिस्टर पद के लिए नामांकित हूं तो मैं जरूर इसका स्वागत करूंगा, लेकिन इस बात की पूरी पुष्टि एनडीए की ही बैठक में होगी। हम कुछ भी डिसाइड अभी नहीं कर सकते। ओके, ठीक है। जेडीयू के प्रवक्ता इम्तियाज अहमद अंसारी भी मेरे साथ में जुड़ गए हैं। इम्तियाज अहमद अंसारी जी, ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की खामोशी में बहुत सी चीजें छिपी हुई हैं? ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि नीतीश अभी तो मुख्यमंत्री बन जाएंगे लेकिन आगे आने वाले दिनों में स्थिरता नहीं रहेगी? और ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि नीतीश एक ऐसे सीजन पॉलिटिशियन है जो आने वाले दिनों में किसी की भी जमीन को खिसका सकते हैं? देखिए, नीतीश कुमार जी बहुत सोचते हुए और बहुत प्रत्येक बिंदु पे और संविधान और कानून को देखते हुए राजनीति में कदम बढ़ सकते हैं। नीतीश कुमार जी की राजनीतिक जीवन सेवा के लिए नहीं, सेवा के लिए उन्होंने स्थित कर दिया है देश की राजनीति में और बिहार की राजनीति में। जब वो नहीं, आप शायद नीतीश जी का रेज्यूमे बता रहे हैं, आप शायद नीतीश जी का पूरा प्रोफाइल बता रहे हैं। नीतीश जी का प्रोफाइल हम सभी जानते हैं कि उन्होंने सेवा की है। हम ये भी जानते हैं कि 15 साल लगातार मुख्यमंत्री रहे। हम ये भी जानते हैं कि 7वीं बार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले हैं। मुझे ये बताइए कि पॉलिटिकल डिस्कोर्स में अगला कोर्स ऑफ एक्शन नीतीश कुमार का क्या रहेगा? नीतीश कुमार ने यह क्यों कहा 48 घंटे के बाद आए, और नीतीश ने यह क्यों कहा कि सीएम पद का फैसला जो है एनडीए को करना है? नीतीश ने यह क्यों नहीं कहा कि हां, सोमवार को मैं मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने जा रहा हूं? नीतीश ने यह क्यों नहीं कहा कि भाई दिल्ली में प्रधानमंत्री ने कह तो दिया है, अब किसी तरह का कोई शक थोड़े ही है? क्या एनडीए की आज की बैठक में कुछ और ही रखा हुआ है? क्या एनडीए की बैठक में एनडीए का नेता कोई और भी अगर चुना जाएगा तो नीतीश क्या करेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, सिस्टम और संविधान से सरकार चलती है और सरकार बनती है। नीतीश जी हर नियम को ताज पे रख करके कोई काम नहीं करते और न करना चाहते हैं। सिस्टम तो यही है ना, जब हमारा गठबंधन है तो गठबंधन के दल बैठेंगे, बैठ के और प्राथमिकता पूरी करेंगे, सिस्टम को फॉलो करेंगे और उसके सब सहमति से एनडीए का अपना नेता चुना। सीधे ये बताइए, आपको लगता है कि 5 साल के लिए नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे? जी बिल्कुल रहेंगे, क्योंकि एनडीए को जनादेश मिला है के नाम पे एनडीए चुनाव लड़ा। ओके, ठीक है, आप रुकें। प्रेम कुमार जी चूंकि राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, कांग्रेस सपोर्टर भी हैं, प्रेम कुमार जी, आपको लगता है कि नीतीश कुमार अगर मुख्यमंत्री रहे तो स्थिर रहेंगे? क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में नीतीश कुमार पाला बदलेंगे भी? क्या आपको यह लगता है, क्योंकि नीतीश कुमार का एक ये रिकॉर्ड रहा है कि वक्त रहते हुए एक बढ़िया पॉलिटिकल टाइमिंग उन्हें पता है और उन्हें इसीलिए राजनीति में बेस्ट टाइमर ऑफ द बॉल कहा जाता है। जब सही वक्त आया एनडीए का साथ पकड़ा, जब सही वक्त आया एनडीए से अलग हो गए, जब सही वक्त आया महागठबंधन बना लिया, आरजेडी के साथ हो गए, कांग्रेस के साथ में आ गए, जब सही वक्त आया 17 महीने के बाद निकल चले। जब सही वक्त आता है तभी नीतीश सही फैसला करते हैं। तो क्या ऐसे में आने वाले दिनों में नीतीश कोई बहुत बड़ा फैसला करेंगे? अगर करेंगे तो किसके लिए फायदेमंद, किसके लिए नुकसानदेह? देखिए राशिद जी, बतौर पत्रकार
जो मैंने नीतीश कुमार जी को एनालिसिस किया है, देखा है, जाना है, वो ये है कि पॉलिटिकली उनको इनकरेक्ट बहुत कम होता है कि कोई खोज पाए। वो पॉलिटिकली ऑलवेज करेक्ट होते हैं। आज भी जब उन्होंने कहा है कि एनडीए फैसला करेगा तो कोई इस बात को गलत नहीं साबित कर सकता, एक बात। दूसरी बात, आपने जितने परमुटेशंस कॉम्बिनेशंस दिखाए सरकार बनने के, वो तमाम परमुटेशंस कॉम्बिनेशंस नीतीश कुमार को स्ट्रॉन्ग करते हैं। संख्या में वो 42 जरूर हो गए हैं, लेकिन 42 की संख्या में भी आज वो उनकी इस ताकत जो है एनडीए में पहले से ज्यादा मजबूत है। नीतीश के बगैर कोई सरकार बन ही नहीं सकती, चाहे बीजेपी बनाए या फिर तेजस्वी बनाने की सोचे, नहीं बन सकती। यही वो पावर है जो नीतीश कुमार को स्ट्रांग बनाए हुए है और वो मजबूती इम्तियाज अहमद अंसारी से आपकी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए इम्तियाज अहमद अंसारी के पास में चलता हूं और इम्तियाज अहमद अंसारी से ही सिक्के को पलट करके मैं सवाल करता हूं। इम्तियाज अहमद अंसारी जी, आपने ये कह दिया 5 साल तक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने रहेंगे, ये जेडीयू का कॉन्फिडेंस है। अब मेरा अगला सवाल है, आगे आने वाले दिनों में 5 साल तक तेजस्वी यादव या फिर आरजेडी के साथ नीतीश कुमार नहीं जाएंगे, क्या यह भी आप लोगों का विश्वास है? क्या यह भी कॉन्फिडेंस है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम लोग एनडीए में हम लोग का गठबंधन मजबूत है और अटूट है और जनता का जनादेश मिला है, काम करना है। बिहार को सबसे बड़ा मुद्दा है जो नीतीश जी का निश्चय 5 वो सपने को पूरा करना है, उस पर काम करना है। ठीक है, इसलिए बिहार को ओके, ठीक है। आपकी आवाज भी ठीक तरीके से नहीं आ रही है, मैं काम कर लेता हूं। मैं अभी थोड़ी देर के बाद ऐश्वर्या जैन के पास में चलूंगा। ऐश्वर्या हमें ये बताएंगे कि पिछले 3 दिन में नीतीश कुमार से कौन कौन मिला। अगर जीतन राम मांझी मिले तो कितनी देर की ये मुलाकात थी, अगर संजय जायसवाल मिले कितनी देर की मुलाकात थी, सुशील मोदी की मुलाकात कितनी देर तक चली है, और इसके अलावा जेडीयू के बड़े नेता कितनी बार मिले हैं, और कहीं ऐसा तो नहीं कि पर्दे के पीछे भी कुछ मुलाकात का दौर चला है। और इसीलिए कहते हैं नीतीश कुमार की जबान पर क्या है, दिमाग में क्या है, दिल में क्या है, बहुत बार कोई भांप नहीं पाता। और यही एक वजह है कि नीतीश कुमार 6 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। यही एक वजह है कि नीतीश कुमार लगातार 15 साल मुख्यमंत्री रहे हैं। यही एक वजह है कि एनडीए में रहे तो भी मजबूत रहे, एनडीए से बाहर आए तो भी मजबूत रहे, महागठबंधन में रहे तो भी मजबूत रहे, लालू प्रसाद यादव के साथ मंच शेयर किया तो भी मजबूत रहे। और नीतीश कुमार को यह पता है कि चिराग पासवान ने 36 सीटों का नुकसान पहुंचाया है, और चिराग पासवान को प्रोजेक्ट प्रमोट किसने किया है यह भी नीतीश जानते हैं। और नीतीश अपनी जबान से बहुत कुछ सही वक्त पर ही कहते हैं, बोलते हैं, बताते हैं। एनडीए का ये निर्णय होता तो जो एनडीए का निर्णय होगा वही ना मान्य होगा। आगे बढ़ते हुए इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार में जीतन राम मांझी के ऑफर से सियासत हो गई है गर्म। हिंदुस्तान अवाम मोर्चा सेक्युलर के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने कहा नीतीश सरकार बनाने में कांग्रेस करे सहयोग। ये मांझी ने बोला जो कांग्रेस से आना चाहे उसका स्वागत है। ये जीतन राम मांझी ने बोला है। ऐश्वर्या के पास तुरंत जाना चाहिए। जीतन राम मांझी कहना क्या चाहते हैं ऐश्वर्या? जीतन राम मांझी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस जो है नीतीश कुमार का सहयोग करे। क्या जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार में जो कल बातचीत हुई है उसमें पर्दे के पीछे कोई खेल चला है क्या? देखिए, बड़े साफ तौर पर कहा है कि रेड कारपेट बिछा हुआ है। स्वागत है उन कांग्रेस के विधायकों का जो एनडीए में शामिल होना चाहते हैं। हम उनके कॉन्स्टिट्यूएंसीज में विकास करेंगे और एनडीए की सरकार में उन सभी विधायकों का स्वागत है। साफ तौर पर हम पार्टी ने ऑफर दिया है कि वो एनडीए में शामिल हो जाए। इसके क्या मायने हैं ये नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी की मुलाकात के बाद लगाए गए हैं, क्योंकि जीतन राम मांझी परसों नीतीश कुमार से मुलाकात करने इसी एक अड़े मार्ग पर पहुंचे थे और जो 2 घंटे मुलाकात चली थी उसके बाद हम पार्टी का यह बयान आया। लेकिन एक और बड़ी चौंकाने वाली बात जीतन राम मांझी ने कही है कि मैं खुद मुख्यमंत्री रह चुका हूं और मुझे हमारे 4 एमएलए में से किसी को भी मंत्री पद की शपथ लेने के लिए हम अग्रसर नहीं है। ये फैसला आगे की बैठकों में होगा। उन्होंने इच्छा नहीं जाहिर। अब आप रुक जाइए, अब आप यहीं पर रुक जाइए, क्योंकि राकेश कुमार सिंह से एक चीज पूछनी बहुत जरूरी है। राकेश कुमार सिंह, 19 विधायक हैं कांग्रेस के, अगर ये टूट करके जीतन राम मांझी के साथ जाते हैं, नीतीश के साथ जाते हैं या एनडीए के साथ जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल वे में मुझे बताइए, टेक्निकली मुझे ये बताइए कि कितने टूटेंगे कि इनकी विधानसभा सदस्यता रह जाएगी?
देखिए राशिद, 2/3 कम से कम चाहिए, जिसके चलते अगर 19 में से हैं तो उससे 13 से ज्यादा जो है विधायक जो है टूटना चाहिए। और जहां तक जीतन राम मांझी है, जीतन राम मांझी ने हमसे बातचीत में कहा था कि कांग्रेस के विधायकों को ऑफर है। और ऑफर कितना उनके लिए मुफीद है, क्योंकि कांग्रेस के नेता तारिक अनवर से जब बातचीत की थी तो मैंने सीधे तौर पर प्रश्न किया था कि सबसे अगर महागठबंधन में सबसे कमजोर कड़ी है वो कांग्रेस है, और कांग्रेस के कई विधायक, ऐसा कहा जा रहा है, जिस पर डोरा डालने के फिराक में एनडीए, तो अगर कांग्रेस टूटती है तो उनका साफ तौर पे कहना था कि कांग्रेस नहीं टूटेगी। पहले भी इस तरह का ऑफर हुआ था, लेकिन ये राशिद स्पष्ट कर दूं, असल में हिंदुस्तान आवाम मोर्चा की रणनीति कहती क्या है। दानिश रिजवान से इंडिया न्यूज ने बात की है, अगर जीतन राम मांझी ने यह कहा कि कांग्रेस वाले टूट करके एनडीए में चले आए, तो क्या जीतन राम मांझी सिर्फ इतना भारी कहना चाहते हैं, या कहीं ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार के लिए फील्डिंग करने में लग गए हैं जीतन राम मांझी। एक जमाने में नीतीश का दायां हाथ जीतन राम मांझी कहे जाते थे, लेकिन जीतन राम मांझी जब मुख्यमंत्री बने, मल्टी विंडो को ही रखें प्लीज मल्टी विंडो को ही रखें, लेकिन जीतन राम मांझी जब मुख्यमंत्री बने उसके बाद यह कहा जाता है कि नीतीश को उन्होंने दिया धोखा। नीतीश को धोखा देने के बाद दोबारा से नीतीश बने मुख्यमंत्री, लेकिन अब जीतन राम मांझी को नीतीश ही लेकर के आए हैं। तो क्या ये कहा जाए कि क्या नीतीश के लिए जीतन राम मांझी फील्डिंग कर रहे हैं, और यही एक वजह है कि जीतन राम मांझी ने इस तरह का बयान दिया है। हम हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की रणनीति क्या है, दानिश रिजवान, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रवक्ता, लाइव। के बाद कई तरीके की राजनीतिक उठापटल मच रही है। हम पार्टी से कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो एमएलएज हैं, जो कांग्रेस के विधायक हैं, वो अगर हम पार्टी में शामिल होना चाहते हैं या फिर इनके साथ जुड़ना चाहते हैं तो वो आ सकते हैं और एनडीए के साथ सरकार बना सकते हैं। कितनी ये सच्चाई है इस बात में, आप क्या बताएं? देखिए, बहुत सारे विधायक जो कांग्रेस के हैं वो डेवलपमेंट के लिए आगे बढ़ रहे हैं, बिहार के विकास की बात कर रहे हैं। तो मैं वैसे कांग्रेस के विधायकों से अनुरोध करूंगा कि अगर आपको विकास चाहिए, अगर आपको लगता है कि सूबे का विकास होना चाहिए, तो वो विकास नीतीश कुमार जी का नेतृत्व, जीतन राम मांझी जी का नेतृत्व, एनडीए का नेतृत्व दे सकता है। इसलिए हमारा अनुरोध है कि कांग्रेस के वो विधायक जो विकास की बात कर रहे हैं वो निसंदेह हमारे साथ आए। हम लोग मिल करके बिहार को संवारने का काम करेंगे, बिहार को एक विकास की एक नई गति देने का काम करेंगे। अगर हम पार्टी की स्टैंड की बात की जाए तो कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि नीतीश कुमार ही बने, क्योंकि बीजेपी की तरफ से कई बार ऐसी बातें कही गई कि क्योंकि सेकंड लार्जेस्ट पार्टी वो बनकर आई है तो उनका चीफ मिनिस्टर होना चाहिए नीतीश कुमार ने। कल उन्होंने क्लैरिफाई किया कि हमने कोई चीफ मिनिस्टरशिप की क्लेमिंग नहीं करी है, एनडीए की जब बैठक होगी उसमें साफ होगा। हम पार्टी का क्या? देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हमेशा अपने सिद्धांत के लिए माने जाते हैं। उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा है कि मुख्यमंत्री पद का चयन एनडीए की बैठक में होगा। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का यह कहना है कि कांग्रेस के विधायक हमारे साथ में आ जाएं, लेकिन महागठबंधन की हार पर कांग्रेस में मचा है घमासान। आज दोपहर 1 बजे पटना में कांग्रेस विधायक दल की बैठक है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विधायकों से बातचीत करेंगे, बंद कमरे में कांग्रेस विधायकों से बात करेंगे। बैठक में आगे की रणनीति पर बात होगी। विधायक दल के नेता का भी चुनाव किया जाएगा। अगला लेफ्ट पार्टी की मीटिंग में क्या चल रहा है? महागठबंधन की हार के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। क्विक तारिक अनवर के बाद सीपीआईएमएल नेता दीपांकर भट्टाचार्य ने आरोप लगाया, कांग्रेस के चलते नहीं बनी महागठबंधन की सरकार। दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा है महागठबंधन में कांग्रेस को ज्यादा सीटें दी गई, हमें ज्यादा टिकट मिले होते तो परिणाम अलग होता। प्रेम कुमार जी, तारिक अनवर को भी लगता है, दीपांकर भट्टाचार्य को भी लगता है, सीपीआईएमएल को लगता है, सीपीएम को लगता है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को लगता है, एलजेपी को लगता है, आरजेडी को लगता है कि सभी को यही नजर आ रहा है कि असल में महागठबंधन का बंटाधार कांग्रेस ने ही किया है। देखिए राशिद जी, चुनाव के बाद जो परिणाम होते हैं उसका विश्लेषण तो सबको अपने अपने तरीके से करने का हक है और होना भी चाहिए। जितने नजरिए, जितने डायमेंशन सामने आए उतना अच्छा है। और ये पर अगर आप हमसे अगर जानना चाहेंगे तो देखिए, महागठबंधन में सीटें तो आरजेडी की भी घटी है, कांग्रेस की भी घटी है। जो 5 सीटें आरजेडी की घटी, बहुत बड़ी खबर आ गई है, बहुत बड़ी खबर आ गई है। ब्रेक इट। 15 नवंबर को बीजेपी विधायक दल की बैठक है पटना में, बीजेपी विधायक दल की बैठक है। ब्रेक किया जाए तुरंत फुल फ्रेम पर। सरकार बनाने की रणनीति पर चर्चा की जाएगी 74 विधायकों के साथ। एनडीए की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है। सरकार बनाने की रणनीति क्या होनी चाहिए? 15 नवंबर को बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। राकेश को ले आना बहुत जरूरी है। राकेश, बीजेपी विधायक दल की बैठक में क्या संभावित है? और फिर से वही वाला सवाल करूंगा मैं, क्या विधायक दल की बैठक में दिवाली के ठीक अगले दिन इस बात पर भी कोई चर्चा होगी
कि शपथ अगर 16 को हो रहा है, उससे ठीक पहले यह भी सोचा जाए कि अगर 74 सीटों के साथ एनडीए में सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है तो मुख्यमंत्री भी एनडीए का होना चाहिए। अगर मुख्यमंत्री एनडीए का होना चाहिए तो सुशील कुमार मोदी या नित्यानंद राय, इन दो चेहरों पर भी बात होगी क्या? देखिए राशिद, जैसा कि आप जानते हैं, प्रधानमंत्री ने जो धन्यवाद अपने बिहार के जीत के बाद जो धन्यवाद का कार्यक्रम हुआ था बीजेपी के कार्यालय में, उसमें स्थिति स्पष्ट की थी। और लेकिन ये बीजेपी का एक खेमा चाहता है कि उनका नेतृत्व उनके पार्टी को दिया जाए, क्योंकि लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बीजेपी विधायक दल की बैठक में विधायक दल का नेता चुना जाएगा, इसमें कहीं भी, क्योंकि इसमें जो केंद्रीय नेतृत्व है उसको फैसला लेना है और नीतीश कुमार के नाम पर जो है करीब करीब ये तय हो चुका है। ये जरूर बात थी कि बीजेपी की ओर से अगर मुख्यमंत्री के जो दो दावेदार थे उसमें सुशील कुमार मोदी और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय प्रमुख थे। ठीक है, ठीक है, एक बार शिवम शाह के पास भी चलते हैं। और राकेश, अगर आप भी चाहें तो सवाल कर सकते हैं क्योंकि डिबेट में पूरी तरीके से आप शामिल हैं। शिवम शाह के पास में चलते हैं, आरजेडी के नेता हैं शिवम शाह। शिवम, क्या अभी भी तेजस्वी के जहन में यह चल रहा है कि बिहार में सरकार बनानी है? अगर बनानी है तो फॉर्मूला क्या होगा? संभावित फॉर्मूले में हमने कई चीजें दिखाई हैं कि हमको साथ में लेकर के आए, वीआईपी को साथ लेकर के आए, 4 या 8 जो अन्य वाले विधायक हैं उन्हें साथ में लेकर के आए, एआईएमआईएम को साथ में लेकर के आए। क्या तेजस्वी के जहन में यह बात चल रही है? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यही बोलेंगे, आप लोग का, सभी लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और बिहार में जिस प्रकार से मैंडेट मिल रहा है और जिस प्रकार से लोगों ने प्यार दिया, जनता का प्यार मिला हमारे नेता तेजस्वी यादव जी को और हमारे पार्टी और हमारे महागठबंधन को, तो यह सराहनीय है। और जिस प्रकार से बहुत सा, देखिए अभी क्या होगा क्या नहीं होगा इस पर विश्लेषण नहीं कर पाएंगे। और जहां तक लोगों का आना है तो उन लोगों का स्वागत है। एक नया समाज, एक नया परिवर्तन के लिए, नया बिहार बनाने के लिए हम संकल्प लिए थे। 10 लाख। मुझे ये बताएं कि 5 साल के लिए अभी ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे एनडीए की तरफ से, लेकिन 5 साल के अंदर अंदर या अभी या 2 महीने के बाद या 6 महीने के बाद, साल भर के बाद, 1.5 साल के बाद, 2-2.5 साल के बाद, क्या नीतीश कुमार, क्या तेजस्वी यादव के जहन में अभी भी है कि बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे? अगर बनेंगे तो किन किन को साथ में जोड़ करके रखना चाहेंगे? और पर्दे के पीछे क्या तेजस्वी की कोई बातचीत चल रही है? देखिए, हम उन लोगों का हमेशा स्वागत करते हैं। हम बार बार बात बोल रहे हैं कि सभी लोगों का स्वागत है। आप कह रहे हैं सभी लोगों का? चलिए एक और सवाल कर लेता हूं, आप सीधे तौर पर तो जवाब नहीं दे रहे। अगर तेजस्वी किन्हीं भी हालातों में ये चाहेंगे कि नीतीश भी उनके साथ में आ जाए, यानी आरजेडी जेडीयू एक बार फिर से साथ में आ जाए 2015 की तरह, और नीतीश ये कहते हैं मुख्यमंत्री मुझे बनाओ, क्या तेजस्वी को ये मंजूर होगा? तो उनका परिवार है, हम लोग हमेशा परिवार माने हैं। चचा जी का हम लोग समझिए कि हमेशा चचा जी अगर साथ में आते हैं तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा, चाचा या भतीजा? ये तो बिहार की जनता ने तय कर रखा है। और अभी तक आप देख चुके हैं कि हम अभी जिस प्रकार से महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल ने बड़े आपको जिस प्रकार सीट मिला, जिस प्रकार से जनता का समर्थन दिया, तो स्वाभाविक है हम लोग मानेंगे कि तेजस्वी यादव के ही मुख्यमंत्री बनाया जाए। आनंद झा जी, आपने मेरे एक सवाल का जवाब नहीं दिया, अंत में फिर से पूछूंगा मैं, क्या केंद्रीय कैबिनेट में चिराग पासवान शामिल होंगे या नहीं? वो तो बात की बात रही राशिद जी, आप नहीं जवाब दे रहे। राकेश, बार-बार इस पर राकेश, क्या आपको लगता है कि केंद्रीय कैबिनेट में चिराग पासवान के शामिल होने पर कोई अड़ंगा लगाएंगे नीतीश? देखिए, साफ तौर पे जिस तरह से नीतीश कुमार ने पिछले अगर 3 दिनों की बात करें राशिद, तो जिस तरह से रुख रहा और जो जेडीयू के जो टॉप लीडरशिप बिहार के थे, उनकी जो बैठक में मैं एक बड़े नेता से मुलाकात की थी, उनकी चिराग के प्रति नाराजगी, काफी नाराजगी थी और सीधे तौर पर ये उनका कहना था कि अब एनडीए को यानी बीजेपी को यह फैसला लेना होगा कि चिराग को लेकर। और इसी बात को लेकर आपने देखा कि कल भी नीतीश कुमार जेडीयू ऑफिस में अपने विधायकों से मिलने जाने वाले थे। उससे पहले जो बिहार बीजेपी के टॉप लीडरशिप थी, सुशील कुमार मोदी, संजय जायसवाल सहित जो हैं बड़े नेता नीतीश कुमार के घर पर पहुंचते हैं और करीब 45 मिनट बैठक चलती है। तो नीतीश कुमार इसको लेकर इस बार एडमेंट हैं। अब फैसला जो है, और नीतीश कुमार की बात को आप राशिद याद रखिए कि नीतीश कुमार अगर जिन बात पर अड़ते हैं तो उस बात को लेकर वो उस। ठीक है राकेश, ठीक है राकेश, बहुत शुक्रिया आपका राकेश। शिवम शाह, इम्तियाज जी, प्रेम कुमार जी, आनंद कुमार झा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
नीतीश के साथ में अगर एक पॉलिटिकल एज है तो वो ये कि सेक्युलर छवि के नेता आज भी बिहार में कहे जाते हैं। और आपको तो पता ही है ना कि धर्मनिरपेक्षता एक ऐसा शब्द है जिसके साथ आप कभी भी किसी के साथ जा सकते हैं और वहां पर फिर राजनीतिक आदर्शों की बात बेईमानी सी रह जाती है। यानी नीतीश कभी भी अगर चाहेंगे तेजस्वी को साथ में लेकर के आएंगे, नीतीश अगर चाहेंगे तो फिर असदुद्दीन ओवैसी को भी साथ में लेकर के आएंगे, नीतीश अगर चाहेंगे तो लेफ्ट या कांग्रेस को भी साथ में लेकर के आएंगे, वीआईपी को भी लेकर के आएंगे, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को भी लेकर के आएंगे। तो क्या ऐसे में ये माना जाए कि नीतीश अभी वाकई में सियासत की ढाई चाल चलने वाले हैं जिसमें शय और मात का खेल अभी भी बाकी है। यानी बिहार की सियासत में पिक्चर अभी बाकी है। इंतजार कीजिए, अभी कई प्लॉट और सब प्लॉट